इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज। तो परिचय से शुरुआत करेंगे कि लोकतंत्र का किस तरह कामकाज चलता है। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है कि केवल शासक का चुनाव कर दे और बाकी सब जिम्मेदारी से हाथ धो बैठे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है। उन्हें फिर संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रह कर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है और इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि विधायिका का क्या कानून है, क्या इनका विधायक होता है, कार्यपालिका का क्या काम है और न्यायपालिका का क्या काम है, हम इस भाग में देखेंगे। आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। जो आप पहले 7 में 8 में पढ़े हो तो कुछ तो जानकारी मिली होगी ना। हम यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था के संबंध में यह प्रश्न करेंगे कि किस तरह के काम करती है और कौन सा काम नहीं करती है। एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, इनके कामों को क्या चीज कम या ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है, कौन सी बात है, कौन सा कानून है कि बताता है कि आपका कामकाज ज्यादा हो या कम हो, ज्यादा लोकतांत्रिक है कि कम लोकतांत्रिक है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं। कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की इस तरह संस्थाओं से कर देते हैं, मतलब उसकी बराबरी हम ऐसे संस्थाओं से कर देते हैं। इस अध्याय में केंद्र या संघ की सरकार, केंद्र या संघ मतलब केंद्र और राज्य की सरकार भी उसको कहते हैं, केंद्र या संघ की सरकार, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ते हुए आप अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज के उदाहरणों पर भी नजर रख सकते हैं कि आपके प्रदेश की सरकार किस तरह काम करती है। अब है पॉइंट 1, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। एक सरकारी आदेश के माध्यम से बताता हूं। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या लिखी हुई थी। हर नंबर पर एक संख्या होता है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागों के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से 1 पन्ने का था। अगर आप इसे देखें तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसा आपने अपने स्कूल में देखा है। नोटिस सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, रोज का रोज। लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ था। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी, जिसमें कहा गया था, पढ़ के बताऊं क्या, 27% रिजर्वेशंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस सिविल पोस्ट सर्विसेज। मतलब बताया गया था कि 27% आरक्षण रहेगा उन सीटों के लिए जो ओबीसी पिछड़े जाति के लोग आते हैं। हम लोग अभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा का ही बात करते थे, लेकिन पिछड़ा जो बच जाता था जाति, उसके बारे में क्या होगा। तो उसके लिए 27% रिजर्वेशन चालू किया गया, जिसको बोलते हैं ओबीसी। ओबीसी के लिए यह कानून पारित हुआ था, इसको लागू किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 27%
ऑफ द वैकेंसी इन सिविल पोस्ट, मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी वाले पोस्ट हैं और सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट इन इंडिया शैल बी रिजर्व्ड ऑफ SEBC। आगे है सब्जेक्ट रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग। ये सरकारी आदेश के अनुसार सरकार के सीटों पर सरकारी नौकरियों के लिए यह सीट आरक्षित किया गया है। यही जरूरी था, जिसके लिए बहुत बड़ा फैसला ये होता था, क्योंकि बाकी सब जो बड़े बड़े राजपूत हो गए, भुंजार हो गए, पठान हो गए, ये लोग को नुस्खा थी कि भाई अब तो ये सब भी उठेंगे, ये लोग भी सरकार बनाएंगे, ये लोग जब आ जाएंगे तो लोगों को जागरूक करेंगे। इसी की वजह से ये लोग कूटनीति अपनाए और बेजोर प्रदर्शन किए कि ये कानून बंद हो जाए, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय के विपक्ष में, तो ये पूरा एकदम जोर शोर से, उस समय शायद प्रधानमंत्री भी थे, तो एकदम पूरा जोर शोर से इसका काम किए और लागू करवा दिए कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्त सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा का तो बात चलता था, लेकिन पिछड़ा वर्ग का बात नहीं था। तो पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते थे SIBC के लिए आरक्षित होगी, 27% सीट OBC के लिए आरक्षित होगी। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है, उन्हीं का एक और नाम SIBC सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है। इसको बोलते थे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ही मिल रहा था। अब SIBC या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोगों ने 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे और ये 27 सीटों के लिए बाकी लोग, दूसरे जाति के लोग वहां पर प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं, ना ही वो सीट उनको मिलेगी। निर्णय करने वाले इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे। वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। कामिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। अपने पिछले कक्षा में संविधान निर्माण से लेकर आप नीचे वाली कक्षा चुनावी राजनीति और संविधान क्यों और संविधान क्या है, इसके बारे में आप पिछले कक्षा में पढ़े हो, ठीक है, और 7 में भी पढ़ चुके हो। पिछले क्लास में तो पढ़े ही हो, फिर से आप 7 में भी पढ़े हो, 8 में भी पढ़े हो, थोड़ा मोड़ा। तो पिछले कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया होगा, भले याद नहीं होगा अलग बात है। अब एक बार फिर इन मुख्य बिंदुओं पर सरसरती नजर डालें, मतलब अब इन मुख्य जो बिंदु है उस पर थोड़ा नजर डालते हैं, रोशनी डालते हैं और जानते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। सब काम राष्ट्रपति के नाम पर होता है, लेकिन करने वाले प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, संसद भवन में बैठकर। संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन होता है। संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में जो फैसला होता है वहां पर, उसके मामले में शामिल थे? इसके बारे में पता करते हैं।
यह सरकारी आदेश एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया था। कितना में? 1779 में। ठीक है। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। मंडल आयोग बीपी मंडल के वजह से ही कहते हैं। हमें भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिश दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। ये सरकारी नीति थी और ये सरकार के तरफ से सिफारिश भी किया गया था बीपी मंडल के तरफ से कि आप पिछड़े जाति के लिए, दूसरे पिछड़े जाति के लिए शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर 27% आरक्षण दे। इस रिपोर्ट और इसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुआ। ये जो रिपोर्ट पारित हुआ, इसमें जो भी सिफारिश था चाहे रिपोर्ट था, इस पर संसद में बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा हुआ। करीबन 10 साल हुआ चर्चा। वर्षों तक कई पार्टियों और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1779 से 89 10 साल 89 का लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता बीपी सिंह, इनका नाम था बीपी सिंह। इनका पूरा नाम बता दूं क्या? एक मिनट। उनका पूरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं हुई। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा कर दी। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया था। कब? 6 अगस्त 1990। अगले दिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने, पूरा नाम इनका क्या था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। उसके बाद कैबिनेट के फैसले को कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया। मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को ओम ए नंबर 36/012/3190 तैयार हो गया। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा था। मतलब कोई भी कानून पारित होता है, चाहे पास होता है, तो 2-3 महीने तक तो हल्ला गुल रहता है। जैसे धारा 370 हटा दिया गया कश्मीर से, एकदम पूरा विपक्ष वाला चौर कर मुंडा मुंडी कर रहा था। मोदी जी बोले कि आजा बेटा, मारेंगे कि गोली, बस सब जन भाग जाओगे। सब सभी अखबार और पत्रिकारों में इस मुद्दे पर, जितना भी पत्रकार थे वहां पर, तब पत्रिकारों में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इनमें से नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे। इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी, क्योंकि ये जब पारित हुआ तो हजारों नौकरी पर आफत पड़ गया। किसके नौकरी पे? जो लोग पहले से नौकरी कर रहे थे उनको दिक्कत था। आज महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया जा रहा है तो मर्दों को दिक्कत है, क्योंकि नौकर बनना पड़ेगा ना औरतों की। ऐसी बात नहीं होती, ये मानसिकता गलत है। अरे यार, कोई जरूरी है कि हम सरकारी अफसर हैं तो सरकारी अफसर से ही शादी करेंगे? यार, बिना सरकारी अफसर से भी शादी कर सकते हैं, आम इंसान से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन लालच बहुत बुरी बलाई होती है।
इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे। कई कुछ को मिलने वाले थे, कुछ को नहीं मिलने वाले थे। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और कुछ लोग यह भी मानते थे कि वो लोग जब सरकारी नौकरी में आएंगे जिनको आज तक कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, कोई सीट नहीं दिया गया है, तो वो जब आएंगे तो एक तरह से समानता हर किसी में, हर समुदाय में एक बराबरी का सम्मान होगा, अच्छे से मिलने जुलने का मौका वहां पर होगा। सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, लेकिन ये जब पास हो जाएगा तो सब किसी को एक नया उचित स्तर मिल सकता है जिसमें सब लोग एक समान होकर कार्यभार कर सकते हैं, काम चला सकते हैं और काम कर सकते हैं। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे। और कुछ लोग यह भी मानते थे कि जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनका अवसर छिन जाएगा जो दूसरे समुदाय के हैं। अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। सही बात है, नहीं मिलती है, लेकिन ये लोग बहुत तांडव कर चुके हैं इसलिए नहीं मिलती है। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, उसको अगले साल बात करेंगे, 10वीं में बात करेंगे। हम इस उदाहरण को यह सिर्फ यह समझने के लिए बता रहे हैं, केवल समझने के लिए कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया, जो ये विवाद हुआ था इसका निपटारा किसने किया। आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए। मतलब बहुत लोग जाकर अदालत में मुकदमा कर दिया कि भाई इसको आप हटवाओ। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहिनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उन्होंने 1992 में, समझ लो 2 साल और लग गया, 3 साल, 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, यह आदेश सही है। सर्वोच्च न्यायालय में भी बोल दिया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसे मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मतलब जो लोग BC 1 में आते हैं, चाहे BC 2, 2 समुदाय हो गया, तो BC 1 वाले को ये सब सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, BC 2 वाले को मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही करके कुछ यहाँ पर किया गया, आरक्षण में संशोधन कर दिया गया कि जो लोग सक्षम हैं उस काम को करने से कुछ लोग अपने पारिवारिक तौर पर सक्षम हैं, उनको ये नौकरी ना मिल सके, आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा था और उस समय से ही यह चालू हो गया है कि BC 2 के लिए, OBC के लिए ही आरक्षित सीट को लागू किया जाए। और हम लोग के लिए, हम भी OBC में आते हैं, तो 27% हम लोग के लिए अलाउ कर दिया गया कि हम लोग भी नौकरी कर सकते हैं। आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने और अवैध औपचारिक घोषणा की। इसमें आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय, कैबिनेट, राष्ट्रपति, सरकारी अधिकारी, ये लोग क्या क्या कर सकते थे उसमें।
ये इसी में मिलावट कर देना है। अगले भाग में पढ़ेंगे राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, कि राजनीतिक जगहों की जरूरत हमें क्यों है। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, अन्यथा अपना फीडबैक देकर हमें और प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हम आपके लिए और अच्छा काम कर सकें।